ज़रा सोचिए कि एक पानी पीने वाले कुएं के अंदर कितने लोग एक बार में छलांग लगा सकते हैं। 10, 20, 30, 50। 1947 के मार्च महीने में रावलपिंडी के थोआ खालसा में 90 औरतों ने एक ही कुएं में छलांग लगाई थी, और जिसमें से 3 औरतें ही बच पाई। और वो भी इसीलिए क्योंकि वो लाशों से भरा जा चुका था और वो ऊपर थी, नहीं डूब पाई थी। और इस पूरे गांव के लोगों ने किसी तरह जब सरहद पार कर ली थी, तो आज 75 साल बाद भी उस परिवार के लोग उस महीने को, उस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। थोआ खालसा का वो नरसंहार कहूँगा मैं उसे, वो आज भी लोगों को याद है। और उस दौर में द स्टेटमेंट नाम का एक पेपर था। उस पेपर में ये खबर छपी थी अप्रैल महीने में कि 90 स्त्रियों ने उस कुएं में छलांग लगाई थी। और इस घटना को उस दौर में याद किया गया था। और आज 75 साल बाद फिर से मैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम के हवाले से वो आर्टिकल, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है आज और 6 मार्च है, और यही वो दिन थे जब कोहराम मचा था, और यही वो दिन थे जब त्रासदी हुई थी। जनाब डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब कुछ यूँ लिखते हैं कि पिछले कई दशकों से हर वर्ष मार्च के महीने में स्वर्ण मंदिर और दिल्ली के गुरुद्वारे में अखंड पाठ और अरदास आयोजित होती है। स्वर्ण मंदिर परिसर में एक स्थान पर एक नाम पट में एक परिवार के उन 17 सदस्यों की उम्र व नाम दर्ज है जिन्होंने वर्ष 47 में इसी महीने अपनी आबरू व आस्था को बचाने के लिए अपने ही घर के पुरुषों को, यानी कि आदमियों को, उन औरतों ने मजबूर कर दिया था कि हमें मार दो, हमें शहीद कर दो। और वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी इज्जत उन दरिंदों के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। और इस परिवार के लोग भारी मन से इस घटना के बाद सीमा पार कर अमृतसर तो लौट आए, लेकिन उस घटना का आघात जब भी वे लोग अपने सीने में उसी 76 वर्ष की शिद्दत के साथ आज भी महसूस करते हैं। नई दिल्ली के जंगपुरा क्षेत्र में एक गुरुद्वारे में ये कार्यक्रम आज भी चलता है, जहाँ एक ही परिवार की 90 औरतों की स्मृति में अखंड पाठ रखा जाता है और अरदास पढ़ी जाती है अपनी आबरू की रक्षा के लिए कि एक कुएं में छलांग लगा दी थी जिन्होंने, उनमें से केवल 3 बच पाई थी, क्योंकि कुआं 87 औरतों की लाशों से भरा हुआ था। मैंने सोचा नहीं था कि मन भारी हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इन शब्दों को अब तक किसी ने बयान नहीं किया है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब अक्सर लिखते हैं कि कुछ कहानियां हैं जो बयानों को तरस रही हैं, और मैं बदनसीब हूँ या खुशनसीब जो कारण बन रहा हूँ उन शब्दों को आवाज़ देने का। 15 अप्रैल 1947 के एक अंग्रेज़ी दैनिक द स्टेटमेंट में एक अंग्रेज़ी समाचार छपा था। समाचार जिला रावलपिंडी के थोआ खालसा गांव के बारे में था। इस गांव की 90 महिलाओं ने आसपास फैली हुई दंगों की खबरों से त्रस्त होकर एक कुएं में छलांग लगा दी थी। लगभग 1 माह पहले कुछ हथियारबंद लोगों की एक धार्मिक उन्मादी भीड़ ने, जिसे हम बवाल कहते हैं, धाड़ कहते हैं, उस गांव को घेर लिया था। गांव वालों ने उस उन्मादी भीड़ को रोकने का पूरा प्रयास किया, मगर आखिरकार उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए। उन्मादियों ने उन्हें 10,000 रुपये हर्जाने के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया, तो गांव वाले कुछ ही पलों में वो रकम लेकर हाजिर हो गए। अमीर लोग थे हम, मगर अगले ही दिन वही जुनूनी भीड़ फिर से वहां आ गई और वे और रकम अदा करने की मांग पर अड़ी थी, क्योंकि गरीब लोग थे ये। मैं कुछ और कहना चाहता हूं लेकिन रुक जाता हूं। जब गांव वालों ने उनकी नई मांग मानने में असमर्थता दिखाई, यानी कि ना मानने की बात कही कि हम इस अब हालत में नहीं है कि आपको फिर से कुछ दे सकें, तो दंगाइयों ने 40 ग्रामीणों को
मार डाला, गोलियों से भून डाला और वे औरतों के अपहरण की धमकियां भी देने लगे। और सहमी हुई औरतों ने अपनी आबरू बचाने के लिए गांव के बीचों बीच कुएं में छलांगे लगानी आरंभ कर दी। उन्हीं में से सिर्फ 3 ही औरतें बच पाई थी, क्योंकि कुआं तब लाशों से पट गया था। वे भी चीखों पुकार के उस माहौल से घबराकर कुएं से बाहर निकल आई। वो तीनों की बात कर रहे हैं, मगर वे मानसिक संतुलन खो बैठी थी। यह उपद्रव मार्च में आरंभ हो चुका था। सिख गांव को दंगाइयों ने विशेष रूप से अपना निशाना बना लिया था। ऐसे 9 गांव थे। आगजनी और हत्याओं का यह मंजर 6 से 13 मार्च तक चरम सीमा पर रहा, मगर इसका असर 15 मार्च के आसपास के गांवों में भी जारी रहा। चर्चा यही थी कि वे दंगे अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के एक उत्तेजक भाषण के बाद आरंभ हुए थे। महिलाओं पर हुए अत्याचारों के संदर्भ में सर्वाधिक भयावह थी मंगल सिंह परिवार की गाथा। हिंदू सिख महिलाओं पर कुछ मुस्लिम दरिंदों के अत्याचारों की खबरें तो मिलती ही थी, मगर सिंह प्रकरण शायद एकमात्र ऐसा था जिसमें अपनों ने ही अपनों के प्राण ले लिए थे। अमृतसर के एक बाजार में रहने वाला यह बुजुर्ग एक अलग किस्म की भीड़ा को लेकर जीता रहा। वो क्या था? उसने कभी भी अपने आप से वितृष्णा नहीं हुई। उसे कभी भी अपने आप से वितृष्णा नहीं हुई। मंगल सिर्फ 3 कपड़ों में खाली मन खाली जेब 47 अगस्त को भारतीय क्षेत्र में आया था। पहले उसने सीमा पर जमीन के एक टुकड़े पर अपना डेरा जमाया था। यह जमीन वहां से पलायन करने वाले एक मुस्लिम परिवार की थी। मंगल सिंह के 2 भाई और भी थे, मगर वह अकेला ही आ गया था। अब अकेलापन भी उसे भा गया था। उसने सबसे पहले अपने कुछ पुराने परिचितों से थोड़े पैसे उधार लिए, एक छोटी सी दुकान खोल दी। धीरे धीरे जिंदगी की पटरी बहाल होने लगी। बेटों ने भी धीरे धीरे गृहस्थी बसा ली। अब मंगल सिंह पोते पोतियों के साथ वक्त बिताकर उस अतीत को भूलने का प्रयास करता था। यद्यपि वह अब भी विभाजन की उन दिनों की पीड़ा के बारे में किसी से बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने एकाध पत्रकार से अपनी बात साझी कर ही ली और एक महिला पत्रकार ने एक बार उससे पूछ ही लिया कि कोई भी इंसान अपने ही बच्चों परिजनों को कैसे मार सकता है, उसने पहले तो यही कहा, अब उन बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ, भला उन्हें छेड़ने से क्या मिलेगा। मगर बाद में धीरे धीरे उसने एक पीड़ादायी प्रकरण के कुछ पन्ने खोल ही दिए और वो बताने लगे कि हम उन दिनों खाते पीते परिवार वाले थे। उन दिनों परिवार भी बहुत बड़े होते थे। 3 भाई थे, तीनों के परिवार थे, बेटियां थी, बच्चियां थी, बुजुर्ग औरतें थी। विभाजन के दिनों की दरिंदगी के किस्से चारों तरफ फैले हुए थे और लगता था अपने परिवारों की आबरू बचा पाना संभव नहीं था। कई दिनों तक वह हादसों की खबरों से गुजरते हुए मंगल सिंह को लगा कि अपने परिवारों की आबरू बचा पाना आसान नहीं होगा, इसलिए कोई निर्णय लेना ज़रूरी है। मगर आखिर सभी की यही राय थी कि अपना धर्म और आबरू बचाने के लिए दरिंदों की हवस का शिकार होने से अच्छा शहादत है। उदास व हताश मन से परिवार के 17 सदस्यों को एक ही स्थान पर इकट्ठा करके शहीद कर दिया। वह लम्हा कितना भयानक होगा, इसका सही अनुमान लगा पाना संभव ही नहीं था। मंगल सिंह नाम का वो शख्स कितना कुछ अपने अंदर लिए बैठा होगा, ये अब महसूस हो रहा है। मंगल सिंह का ये भी कहना है कि शहादत की पेशकश सबसे पहले परिवार की बुजुर्ग औरतों ने की थी और उसके बाद तो सभी अड़ गए कि पहले मैं। वहशियों के हाथों आबरू लुटाने के स्थान पर बेहतर होगा शहादत ही दे दी जाए। और मैं जब मंगल सिंह से मिलने गया तो मेरे साथ वहाँ के एक पंजाबी विद्वान गुरु बख्श सिंह फ्रैंक भी थे। वही मुझे वहाँ तक लेके गए और सरदार मंगल सिंह से जानकारी लेने में फ्रैंक की ही भूमिका
बहुत ज़्यादा थी। मैंने फ्रैंक से पूछा था कि आखिरकार यह सब कैसे हो पाया। कथित शहादत के शिकार तो मासूम बच्चे भी थे। उन सबको मारने से पहले किसी के हाथ नहीं कांपे? और जो एक एक करके दम तोड़ रहे थे, उन्होंने बचाव के लिए पुकार भी नहीं की? तब फ्रैंक ने बताया था कि उन दिनों औरतों के साथ बलात्कारों, अंग भंग, उन्हें बेचने आदि की जो घटनाएं सुनने में आ रही थी, उन्हीं के कारण आबरू और धर्म बचाने की भावनाएं उबलने लगी थी। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि शहादत के नाम पर जान देने की होड़ सी लग गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाओं का व्यापक पैमाने पर मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन ज़रूरी है। ऐसी एक दास्तां है जो बसंत कौर जिला रावलपिंडी के एक स्थान तो खालसा में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पति का नाम संत राजा सिंह था। वह उन असंख्य औरतों में से थी जो बाद में दिल्ली के जंगपुरा और भोपाल क्षेत्र में बसाई गई। और यह आर्टिकल हमेशा से तरह डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब की कलम से। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपने इस छोटे से अनुभव के बाद, कि जब त्रिका साहब की कलम के हवाले से मैं कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ तो सरहद पार कुछ कमेंट आने लगते हैं कि ऐसा ही कुछ तो यहाँ भी हुआ था। लेकिन आप उन परिवारों से पूछकर देखें, उन कमेंट से उनका क्या होता है। ऐसा ही कुछ तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी एक किताब में, वीडियो में, कहीं से जो अब तक शाया हुए हैं, उस तरफ से कोई आवाज़ आई हो जैसी इस परिवार की आई है, मंगल सिंह की आई है। अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर उसका लिंक दीजिएगा ताकि उसे भी उजागर किया जा सके। शुक्रिया। हमारे सबसे बड़े मामा जी जो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, क्योंकि हमारे नाना जी का देहांत हो चुका था 1930-35 के आसपास ही। तो वो थे श्री मूलराज मल्होत्रा। तो वो अपने परिवार के 35 सदस्यों को, 35 मेंबर्स को बचा के जालंधर कैंप ले आए थे। और हमारी नानी ने और हमारे जो मामा जी चरणजीत लाल जी, उन्होंने सोचा ये तो टेम्परेरी फिनोमेनन है, ट्रांजिएंट है, हम यहीं रुकते हैं, कुछ महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और ये लोग वापस आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। और उस ज़माने में जो गैंग, मुसलमान गैंग आते थे अटैक करने, उसको मुल्तानी में बोलते थे धाड़ आ गई। धाड़ आ गई। तो एक दिन उनको खबर मिली कि धाड़ जो है वो शोरकोट के बाहर आ गई है। तो उसी दिन वो जो है मेरी नानी और मेरे मामा जी जो है वो कंडों की एक बुश थी, झाड़ी सी थी, उसके अंदर जाके छुप गए। उनका एक कुत्ता था जैकी, वो जैकी को उन्होंने वहीं घर में छोड़ दिया। और जैसे वो धाड़ आई तो उन्होंने सबसे पहले जो बंदूक की नोक से जैकी को मारा, क्योंकि जैकी जो है वो हमारी नानी और हमारे मामा जी की तरफ देख के चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। अच्छा। हाँ, उसको उन्होंने मार दिया। उसके बाद उन्होंने घर भर लूट लिया, तो आग लगा दी। तो मेरे नानी और मेरे मामा ने डिसाइड किया कि भाई अब अत हो गई है, इनफ इज़ इनफ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो नानी जो थी हमारी, वो कहने लगी भाई देख, मैं तो मिडिल एजेड हूँ और चरणजीत तू तो यंग है, तू तो भाग लेगा, तू ऐसे कर, मुझे यहीं छोड़ जा, मुझे कुएं में धक्का दे दे। उनके घर के सामने एक आर्य समाज का मंदिर था। तो ये दोनों कुएं की मुंडेर पे बैठ गए। तीसरा इनका कश्मीरी लाल जो फार्मासिस्ट इनका किराएदार था वो भी बैठ गया। तो मेरी नानी कहती कि पहले मुझे धक्का दे दो, तुम दोनों चले जाओ। पर चरणजीत मामा जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम छलांग लगाएंगे, आप चले जाओ। तो इसी उधेड़बुन में थे कि वो थानेदार साहब जो थे अपने मुसलमान थे, वो अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बुरे भी होते हैं। तो उन्होंने जो है मेरी नानी को देखा और वो सारी गुफ्तगू शुरू हुई। तो उन्होंने जाके तीनों को जाके बचाया। और करीब 3 महीने के बाद हमारी नानी, हमारे मामा चरणजीत लाल जी, जिनका भी मैंने बताया आपको स्वर्गवास हो गया, उनकी आपने वीडियो भी बनाई है। तो ये 3 महीने बाद जाके जालंधर कैंप में अपनी पूरी 35 लोगों से मिले। उन्होंने सोच लिया था कि ये जा चुके हैं। ठीक है।